नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है, 5वां लेसन है दैनिक जीवन में रसायन। इसका टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट्स। इनके ऊपर अध्ययन करेंगे कि अम्ल, क्षार, लवण कहते किसे हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी है, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है कि अम्ल होता क्या है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा के एसिड से दर्शाया जाता है, या अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। दूसरा इसका सामान्य परिचय है कि जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो भी अम्ल कहलाते हैं। तो ये तो अम्ल का सामान्य परिचय हो गया। दूसरा है क्षार। इसी प्रकार से जैसे अम्ल को पहचाना कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं नीले लिटमस को लाल करते हैं, इसी प्रकार से क्षार की पहचान करेंगे कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। दूसरा है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और तीसरा है कि जिनको स्पर्श करने पर साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं, अर्थात छूने पर वो साबुन जैसे चिकने हों, वो क्षार कहलाते हैं। अम्ल और क्षार कंप्लीट है। लवण क्या होते हैं? इधर देखते हैं। लवण क्या होते हैं कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया से अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से जो बनने वाले पदार्थ हैं वो लवण कहलाते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से जो पदार्थ बनते हैं वो लवण कहलाते हैं। और ये जो लवण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है उदासीन लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, और तीसरा होता है क्षारीय लवण। उदासीन लवण क्या होते हैं वो देखिए कि दुर्बल अम्ल, ये उदासीन लवण होते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ हैं, लवण हैं, वो उदासीन लवण कहलाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अभिक्रिया से बनने वाले जो लवण हैं वो उदासीन लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो प्रबल क्षार का है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इनकी आपसी क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस साथ में बनता है जल का अणु। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो उदासीन लवण है।
क्योंकि यह परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बनता है। दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण कैसे बनता है, इस साइड में देखते हैं। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होगा कि जब अम्ल कैसा हो, परबल, परबल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले लवण हैं वो अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब परबल अम्ल कौन सा है, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दुर्बल अम्ल को, दुर्बल क्षार कौन से हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी अभिक्रिया से बनने वाला जो लवण है वह है अमोनियम क्लोराइड और जल का अणु। यहाँ पे जो ये अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ये अम्लीय लवण कहलाता है। तीसरा है क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का निर्माण कब होगा कि जब दुर्बल अम्ल व परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करके जो लवण बनाते हैं वह क्षारीय लवण कहलाते हैं। यदि एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पर दुर्बल अम्ल लेते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, और परबल क्षार लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनने वाला लवण है CH3COONA सोडियम एसीटेट और जल का अणु। यहाँ पे जो सोडियम एसीटेट है वो क्षारीय लवण कहलाता है। तो ये तो हो गए अम्ल, क्षार और लवण। ये जो लवण है वो क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। लवण जो होते हैं वो क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, और इनके साथ जो जल के अणु होते हैं उन जल के अणु को हम कहते हैं क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या होगी, यहाँ से देखेंगे। क्रिस्टलन जल, मान लीजिए ये हमारे पास एक लवण का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। ये एक लवण का इकाई सूत्र है और इसमें 10 जल के अणु उपस्थित हैं। तो ये 10 जल के जो अणु हैं, 10 जल के अणु, वाटर के मोलिकुल्स, वो कहलाता है क्रिस्टलन जल। परिभाषा क्या हो जाएगी कि लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणु, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणु क्रिस्टलीय या क्रिस्टलन जल कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3 10H2, तो इसका इकाई सूत्र है, तो इसमें क्रिस्टलन जल के अणु 10 हैं। जिप्सम लेते हैं कैल्शियम सल्फेट, उसमें जल के अणु 2 हैं। जबकि हम पोटेशियम एलम लेते हैं जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं, उसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल 2 एंड डॉट चॉइस H2। तो इसके फिटकरी के इकाई सूत्र में
जल के अणु हैं 24। तो ये सारे हैं क्रिस्टलन जल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अम्ल, क्षार और लवण की क्या क्या परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो आर्हेनियस का सिद्धांत है। आर्हेनियस का सिद्धांत बहुत सिंपल है। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ जल में विलयित होकर या जल में टूटकर या जल में घुलकर या जिनको जल में घोलने पर जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है आर्हेनियस के सिद्धांत का कि जो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अब हम अम्ल के उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। यदि इनका हम जल में विलयन करते हैं, इनको जल में घोलते हैं, तो ये H+ आयन देगा और Cl- आयन देगा। यहाँ पर AQ, एक्वस का अर्थ होता है जलीय विलयन। यदि नाइट्रिक अम्ल को घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है और NO3- नाइट्रेट आयन देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को यदि जल में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, वो सल्फेट आयन देगा। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल, इसको यदि घोलते हैं तो ये H+ आयन और कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन देगा ये। फिर एसिटिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो देखो ये जो सभी उदाहरण हैं, इनको जल, ये सभी जो अम्ल हैं उनको जल में घोलने पर सभी देखो H+ आयन दे रहे हैं, सभी से H+ आयन निकल रहा है, तो ये सारे के सारे अम्ल हैं। आर्हेनियस के अनुसार जो पदार्थ H+ आयन देता है वो अम्ल है, तो सभी में से H+ आयन निकल रहा है तो अम्ल है। अब ये अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन से? एक तो होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन से हुए? कि जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं या पूर्णतः टूट जाते हैं, अपने आयनों में बट जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पूर्णतः वियोजित हो रहा है, कार्बनिक ये नाइट्रिक अम्ल पूर्णतः वियोजित हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल पूर्णतः वियोजित हो रहा है। तो ये तीनों जो अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते, जो होते हैं वो प्रबल और जो नहीं होते हैं वो दुर्बल। अब इनमें ये कार्बनिक अम्ल है, ये पूर्णतः वियोजित नहीं, पूरे हाइड्रोजन जो आयन है वो बाहर नहीं निकल रहे, एक बच गया।
इसमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन बच गए, केवल एक निकल रहा है, तो ये पूर्णतः वियोजित नहीं हो रहा, तो ये दुर्बल अम्ल है। तो कार्बनिक अम्ल और दूसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दोनों दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से यदि हम क्षार के उदाहरण लेते हैं तो इनमें देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम में यहाँ 2 है, चलो इतने ही लेते हैं। इनका जब जलीय विलयन में इनको जल में घोलते हैं तो ये देते हैं Na+ आयन बनाते हैं और OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। इनको जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये भी पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। इनको भी जल में जब घोलते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं तो ये मैग्नीशियम आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन। साथ ही कैल्शियम को जल में घोलेंगे, जलीय विलयन बनाएंगे तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन है। तो क्षार के जितने भी उदाहरण हैं ये, इनमें देखो सभी में OH आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकल रहा है, तो ये सारे क्षार हैं। अब इनको भी 2 भागों में बांटते हैं। दो भागों में कैसे, जैसे अम्ल को बांटा प्रबल और दुर्बल, ऐसे इनको भी बांटेंगे। प्रबल क्षार यानी वे क्षार जो पूर्णतया जल में पूर्णतया वियोजित होते हैं। वे क्षार जो पूर्णतया जल में वियोजित होते हैं, टूट जाते हैं, प्रबल कहलाते हैं। प्रबल कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार जो पूर्णतया वियोजित नहीं होते, पूर्णतया वियोजित नहीं होते। कब नहीं होते वियोजित होते? जब उनको हम जल में घोलते हैं तो वो पूर्णतया वियोजित नहीं होते। उदाहरण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। तो ये अम्ल, क्षार और लवण कंप्लीट है आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार। दूसरा सिद्धांत है ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है? जो H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या है? जो H+ आयन लेते हैं, ग्रहण करते हैं। आर्हेनियस में हमने पढ़ा जो H+ आयन देता है वो अम्ल, जो OH- यानी हाइड्रोक्साइल आयन जो देता है वो क्षार। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अम्ल तो वही रहेगा, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं और जो H+ आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने सहयुग्मी अम्ल व क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अम्ल है और ये B क्षार है, तो इनके अभिक्रिया से बनेगा ये AB- और AB+। अब यहाँ पे देखो AB से HAC,
HA से हाइड्रोजन आयन निकला, यानी HA ने हाइड्रोजन आयन देकर ये बनाया, तो ये तो हो गया अम्ल। जबकि B ने क्या किया, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसको B ने ग्रहण कर लिया, ले लिया, तो ये कहलाता है क्षार। अब यहाँ पे देखो, जो HA के द्वारा H+ आयन देने पर जो क्षार बनता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। यानी कि अम्ल के द्वारा हाइड्रोजन आयन देने पर जो संगत क्षार बनता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है, और क्षार के द्वारा H+ आयन लेने पर जो संगत अम्ल बनेगा वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। कि ये जल का अणु है H2O, ये अमोनिया है, आपस में क्रिया करेंगे तो बनता है OH- और NH4+। यहाँ पर जल का अणुसूत्र H2O और यहाँ पर देखो जल है, उसने एक हाइड्रोजन आयन दिया और OH- बनाया। यहाँ पर इसने ये H+ आयन दाता हो गया, H+ दाता, तो ये H+ दाता है तो ये अम्ल हो गया, यानी H+ देने वाला है। और NH3 ने क्या किया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हो गए, यानी H+ आयन ग्रहण किया, यानी ये H+ आयन लेता है, तो ये क्या हो गया, क्षार। ठीक है, अब अम्ल के द्वारा H+ आयन त्यागने पर जो संगत क्षार बनता है वो संयुग्मी क्षार। वो क्षार के द्वारा H+ आयन ग्रहण करने पर जो संगत अम्ल बनता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाता है। ठीक है, इसी का एक और उदाहरण ले सकते हैं। वैसे ये Ta³ है समझने के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट है लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत, लुईस ने क्या कहा कि वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, हमने ब्रोंस्टेड, लोरी और आर्हेनियस में पढ़ा कि जो H+ आयन देते हैं, देने वाले अम्ल थे, लेकिन लुईस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, इनमें देने वाला अम्ल था, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला अम्ल है। और क्षार कौन है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला क्षार कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है, लेने वाला है, वो अम्ल कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला जो होता है वो क्षार कहलाता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए BF3 + NH3, नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, वो फ्री रहता है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो F3B NH3 इस प्रकार से एक यौगिक बनता है। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये नाइट्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है, किसको, बोरोन को देता है। ठीक है ना, और इसके साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार से ये जो है, इसने इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया तो ये अम्ल हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया तो ये क्षार कहलाता है। तो लुईस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल कौन से हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कौन करेगा,
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कौन करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, अर्थात जिनका अष्टक अपूर्ण हो। अष्टक अपूर्ण का अर्थ होता है जिनके बाह्य जो कोष होता है, सहसंयोजी कोष होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 8 से कम हो। साथ ही जितने भी धनायन हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो सारे लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं BF3, AlCl3। धनायन का उदाहरण लेते हैं कैल्शियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन। तो ये लुईस अम्ल हो गए। क्षार कौन से होते हैं? कि जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अर्थ होता है एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उनके पास फ्री हो, और जितने भी ऋणायन हैं वो सारे के सारे लुईस क्षार कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए NH3, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक जोड़ा है। जल का अणु, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म फ्री हैं, ऋणायन के रूप में Cl-, OH-। तो ये सारे लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्षार से संबंधित 3 संकल्पनाएं थी, 3 सिद्धांत थे। आर्रेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी का सिद्धांत और लुईस का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अम्ल, क्षार और जो लवण है उनके सामान्य गुण। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। पहला गुण है जितने भी अम्ल हैं, जितने भी अम्ल हैं वो धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण लेते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिंक धातु की आपस में क्रिया करवाते हैं, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है, बन रही है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसका डायग्रामेटिक यानी उसका सचित्र बनाइए, उसका चित्र बनाइए। तो हम क्या कहते हैं, एक प्रश्नावली होती है उसमें हम अम्ल लेते हैं, कोई सा भी अम्ल लेते हैं, इसको हमने स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं। ये अपना स्टैंड है और इसमें हमने उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया HCl और ये दानेदार जिंक ली और इसके मुंह पर एक छिद्र वाला कोर्क लगा देते हैं और कोर्क में से एक निकास नली है वो हम निकालते हैं और निकास नली का दूसरा जो सिरा होता है, दूसरा जो मुंह होता है वो साबुन के विलयन यानी साबुन के जलीय विलयन में निकलता है। तो इन दोनों के अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इस निकास नली से होती हुई साबुन से भरे हुए जो टब है, बर्तन है, उसमें निकलेगी और यहाँ पर वो साबुन के बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। अब इनके पास हम एक जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं, तो ये बुलबुलों में जो हाइड्रोजन गैस है वो फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है। तो इससे सिद्ध होता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है। तो अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन सभी धातु क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। लेकिन कुछ धातु है वो क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन सभी धातु नहीं बनाती हैं। तो क्षार का उदाहरण लेते हैं, ये जिंक धातु है
और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी अभिक्रिया से बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस बन रही है, यानी कुछ ही धातु क्षार के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती है। दूसरा सामान्य गुण है कि जो अम्ल होते हैं वो धातु ऑक्साइड के साथ, ये कॉपर ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड की जो क्रिया स्वभाव होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड है, ये क्षार के साथ क्रिया करती है NaOH, तो ये भी लवण और जल बनाती है, साथ में जल का अणु। तो यहाँ पर जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तीसरा इनका सामान्य गुण होता है कि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने गुण खो देते हैं। ये अम्ल है और ये क्षार है, ये आपस में क्रिया करके अपने अपने गुण खो देते हैं तथा लवण व जल बनाते हैं। ये जो अभिक्रिया है वो कहलाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ये अपने अपने गुण दोनों खो देते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिनमें दोनों के ही गुण अनुपस्थित होते हैं। चौथा इनका सामान्य गुण है कि अम्ल और क्षार का जलीय विलयन, अम्ल और क्षार का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अतः इन्हें विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और लास्ट इनका तो अम्ल क्षार के सामान्य गुण हो गए, पहला 4 सामान्य गुण हो गए। अब है अम्ल और क्षार के उपयोग।